हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ यूनिट देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फिफ्थ यूनिट है, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस। तो इससे पहले जो भी हमने इंटरनल वायरिंग पढ़ा था हमने, और पावर वायरिंग पढ़ा था, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। तो उसी तरह से हम जो है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस भी हम पढ़ेंगे। तो जो भी हमने ओवर पावर वायरिंग के बारे में हमने जो भी कुछ भी पढ़ा था, उससे हमने उस चैप्टर से हमने यूनिट से हमने 2 क्वेश्चन लिए थे, जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है। तो वैसे ही हम इसमें भी देखेंगे कि जो भी पावर वायर ओवरहेड लाइंस है, उसकी हम एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो जो पावर वायरिंग था उसमें हमने 2 क्वेश्चन बताया था। एक 2 क्वेश्चन बुक से खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लिस्ट ऑफ मटेरियल था और प्राइस लिस्ट था, जो भी चीज़ें थी, वो टेबल हमने नहीं बनवाया था, वो बुक से ही आप लोग लिख लिया होंगे, हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे हम एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस के बारे में जानेंगे। तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसका जो जनरेशन होता है, फिर जनरेटिंग स्टेशन से हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम सर्विसमैन तक हम पहुंचाते हैं। जो भी कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर एंड तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका उत्पादन जो होता है 10.5 या 11 किलो वोल्ट पर किया जाता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन पे ये जनरेट किया जाता है, जो भी हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, उनके द्वारा हम 10.5 किलो या फिर 11 किलो वोल्ट पे हम इलेक्ट्रिकल पावर को हम जनरेट करते हैं। फिर जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से और उपभोक्ता तक फीडर या प्रदाय द्वारा, वितरक द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर तथा सेवा लाइन, सर्विस लाइन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो जो भी हमारी जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से हम डिस्ट्रीब्यूशन तक हम क्या करते हैं, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बीच उपभोक्ता के लिए लाइन नहीं निकाला जाता है। जैसे कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच कोई भी हम सर्विस लाइन द्वारा हम कोई भी हम कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक विद्युत सप्लाई का वितरण ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि जो भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, उनके बीच जो भी हम विद्युत का सप्लाई का वितरण करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हम करते हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम में पिछली जो भी एक पावर सिस्टम की जो बुक थी उससे पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी विद्युत सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन है, उपभोक्ता तक अनेक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। जो भी विद्युत सप्लाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम कर रहे हैं या फिर जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सपोर्ट्स हो गए, लाइन सपोर्ट, पोल्स, या फिर टावर्स हो गए। ट्रांसमिशन लाइन में टावर्स हम यूज करते हैं ज़्यादातर, डिस्ट्रीब्यूशन में हम पोल्स का यूज करते हैं। पोल्स भी कई तरह के होते हैं। आरसीसी पोल्स होता है जो कि सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ आता है, और वुडन पोल होता है, फिर स्टील पोल भी होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे जो भी क्रॉस आर्म होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में भी कई तरह का, पिन इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन हो गया, और जो भी
गे वायर हो गया, डैम्पर क्या होता है, क्लैम्पर क्या होते हैं, क्लैम्प क्या होते हैं, स्टे अरेंजमेंट, स्टे वायर क्या होता है, और लाइटिंग अरेस्टर, ये सारी चीज़ें हम जो भी ट्रांसमिशन लाइन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो भी हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स का हम यूज करके इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम क्या करते हैं कि जो भी जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है ओवरहेड लाइन्स में जो कि हम यूज करते हैं विद्युत सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर कंज्यूमर इन तक प्रोवाइड कराने के लिए विद्युत सप्लाई का। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन सपोर्ट का मतलब कि जो भी हम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जाएंगे, वो उसके लिए हम कंडक्टर को सहारा देने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लाइन सपोर्ट यूज करते हैं, जैसे पोल्स हो गए, और पोल्स में भी आरसीसी हो गया, वुडन हो गया, और भी रेल पोल का यूज करते हैं, और भी बहुत तरह के पोल्स हम यूज करेंगे। कहाँ किस तरह का पोल यूज करना है ये बुक में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, तो कुछ बुक से का भी सहारा लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे क्रॉस आर्म हो गया, क्रॉस आर्म भी कई तरह के होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। क्लैम्प हो गया, ब्रैकेट, क्लैम्प एंड ब्रैकेट। क्लैम्प का यूज करते हैं हम जो भी इंसुलेटर होते हैं उनको होल्ड करने के लिए। फिर इंसुलेटर की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो भी कंडक्टर होते हैं उनको हम बेस प्रोवाइड करते हैं। लाइन्स इंसुलेटर हो गया, लाइन इंसुलेटर भी कई तरह के होते हैं, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन, और भी कई तरीके के। उसमें कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में भी हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर ये होता है कि बीच में जो भी कंडक्टर होता है वह स्टील का, कास्ट आयरन या फिर स्टील का बना होता है, जो कि वायर में मजबूती प्रदान करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसके ऊपर जो भी कंडक्टर्स होते हैं, जिनकी स्टैंडर्ड जो भी कंडक्टर होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, और वो हल्के होते हैं, और उनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। उस वजह से लाइटिंग अरेस्टर, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाइटिंग अरेस्टर जो भी है हम यूज करते हैं जो भी हमारे पोल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे टावर्स होते हैं। तो जो भी आकाशीय बिजली जो भी बरसात के दिनों में गिरती है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर भी हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम यूज करेंगे। इसके बाद आता है अर्थ वायर। ये अर्थ वायर जो है जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या फिर ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये लाइन के सबसे ऊपर होता है अर्थ वायर, क्योंकि जो भी हमारी जो अर्थ लाइटिंग जो होती है, लाइटिंग वो क्या होता है कि जब भी गिरेगी तो वो अर्थ वायर पे ही गिरे, हमारे फेज और न्यूट्रल वायर पे गिरने से पहले अर्थ वायर पे गिरे, ताकि वो ग्राउंड हो जाए, जिससे हमारी जो भी नेटवर्किंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उस पर कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो भी नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का वो एज इट इज बना रहा है, इसलिए हम अर्थ वायर को सबसे ऊपर हम रखते हैं। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का भी हम यूज करते हैं। बर्ड गार्ड का हम यूज करते हैं। बर्ड गार्ड्स मतलब कि जो चिड़ियाओं की रक्षा के लिए हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज करते, कंपोनेंट यूज करते हैं। बर्ड गार्ड के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टे अरेंजमेंट जनरली हम जो भी इंड पोल होते हैं या फिर जिधर हम कंडक्टर जो भी पोल से लेके जाते हैं, तो उसके विपरीत साइड कंडक्टर होता है, उसके विपरीत साइड में हम क्या करते हैं, स्टे अरेंजमेंट हम यूज करते हैं। स्टे अरेंजमेंट जैसा कि पोल होता है और पोल के ऊपरी सिरे पे एक क्लैंप का यूज करके हम उसको एक वायर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग से
भूमि से हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। उसे ही हम क्या करते हैं, स्टे अरेंजमेंट, स्टे वायर के द्वारा हम करते हैं। उसमें जंपर्स यूज करते हैं। जंपर्स क्या होते हैं, एक तरह के कंडक्टर ही होते हैं जो कि एक पोल पे हम इधर के जो भी कंडक्टर, जो भी वायर होंगे, लाइन आ रही है, उसको जंप करा करके हम क्या करते हैं कि कनेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होती है कि जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें झोल नहीं होते हैं, सैग नहीं होता है। और ये ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कि जैसे पहाड़ी इलाके हो गए या फिर नदियाँ हो गई, तो ऐसे झील हो गए, ऐसे जगह पे हम ज़्यादातर जंपर्स यूज करते हैं। या फिर कहीं क्रॉसिंग हो गया तो कंजेस्टेड नेटवर्क हो गया, वहाँ पे हम क्रॉसिंग के जगह पे हम जंपर्स का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डैम्पर। डैम्पर जो होता है एक तरह का, जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि तेज़ हवाएं चलने से क्या होता है कि कंडक्टर में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है हम डैम्पर यूज करते हैं। और ये जो डैम्पर होते हैं जो भी दो पोल्स के बीच में ही हम क्या करते हैं, एक या दो डैम्पर हम वो कंडक्टर वायर से हम क्या करते हैं कि हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, जिससे कि जो भी हमारे कंडक्टर है उसमें विंड ब्लोइंग के कारण, हवा बहने के कारण उसमें वाइब्रेशन न उत्पन्न हो, जिससे हमारे कंडक्टर के टूटने का भय नहीं होता है। उसमें से प्रोटेक्टिव वायर, रक्षण तार। प्रोटेक्टिव वायर क्या करता है कि ये जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, फेज और न्यूट्रल या फिर अर्थिंग, तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव वायर यूज करते हैं, जो कि इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और ये जो प्रोटेक्टिव वायर होते हैं ये दूसरे धातु के बने होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट क्या होता है, विद्युत लाइन के विभिन्न भागों, जैसे क्रॉस आर्म हो गया, लाइन इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया इत्यादि को धारित, यानी कि उसको धारण करने का कार्य करता है। धारण करते हुए चालक को, कंडक्टर को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखने के लिए हम लाइन सपोर्ट का यूज करते हैं। लाइन सपोर्ट की पूरी लंबाई का 1/6 भाग जमीन में के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। लाइन कंडक्टर की लंबाई व प्रकार निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। जो भी लाइन कंडक्टर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस केस में जो भी लाइन सपोर्ट होता है उसकी जो भी लाइन कंडक्टर होता है उसका लंबाई और किस टाइप का होना चाहिए, ये निम्न घटकों पे डिपेंड करता है। जैसे पावर, कितने हम पावर तक के लिए हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, पावर पे डिपेंड करेगा। फिर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। फिर स्पैन, दो पोल्स के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। फिर क्लाइमेट कंडीशन, जो भी वातावरण है, किस तरह का वहाँ का वातावरण है, किस तरह से वहाँ पे चेंजिंग होती है, उस पर डिपेंड करता है। एक अच्छे व टिकाऊ आधार के निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जो भी सपोर्ट है उसके लिए जो भी गुण होना चाहिए, एक अच्छा और टिकाऊ कब होगा, इसके लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो भी पोल्स होंगे उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। वेट लाइट होनी चाहिए। जो भी पोल्स हैं उनके वेट क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। फिर से ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक वो यूज होना चाहिए। उनकी लाइफ क्या होनी चाहिए, जीवन काल ज़्यादा होना चाहिए। चीप इन कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
वाइट आंट नहीं लगना चाहिए। जो भी हम पोल यूज कर रहे हो तो उसमें दीमक नहीं लगना चाहिए। वीदर प्रूफ होना चाहिए, वातावरण का कोई प्रभाव न पड़े। नॉन कोरोसिव होना चाहिए, यानी कि वातावरण, खुले वातावरण में रहने के कारण उस पर किसी तरह का इन्वायरमेंट का प्रभाव न हो और उसका क्षरण न हो, ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्टील पोल। स्टील पोल क्या होता है? ये पोल जो होते हैं वुडन पोल की अपेक्षा क्या होता है, टिकाऊ होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होता है। इसका सेफ्टी फैक्टर भी ज़्यादा होता है, 2.5 होता है। 3 स्टेप पाइप स्टील पोल के ऊपरी व्यास का जो मान होता है 0.075 मीटर होता है और मिडिल व्यास जो होता है 0.10 मीटर होता है और नीचे का जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, 0.125 मीटर होता है। यहाँ पे एकल स्टील नलिया पोल दिखाया गया है और यहाँ पे ये जो पोल है ये 3 स्टेप पोल है, स्टील पोल है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो डायमीटर है अलग अलग दिया गया है और यहाँ पे एच टाइप स्टील पोल भी दिखाया गया है। तो जो भी हम स्टील पोल होते हैं वो ऊपर पतला होता है, सबसे पतला, फिर बीच में उससे मोटा होता है, फिर सबसे नीचे सबसे मोटा होता है। तो इस तरह से उनकी जो डायमीटर है वो बेस की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम कुछ स्टील पोल के बारे में देखेंगे। स्टील ट्रैवलर पोल 3 स्टेप, अभी हमने जो बताया 3 स्टेप वाला, इसकी जो शेप होगी कैसी होगी, सिंगल व एच टाइप का होगा। ये 11 किलोवोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं और जो 100 मीटर स्पैन के लिए हम यूज कर सकते हैं। पोल की लंबाई जो है 8.5 से 12 मीटर तक होगी और इसका जीवन काल 50 साल होगा। यहाँ पे रेल पोल को दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में सबसे टॉप पे एफ क्लैंप दिखाया गया है। फिर उसके बाद से जो है पिन इंसुलेटर या फिर स्ट्रेन इंसुलेटर को दिखाया गया है, लगा सकते हैं। फिर क्रॉस आर्म को दिखाया गया है, अर्थ क्लैंप को दिखाया गया है। अर्थ क्लैंप के द्वारा हम क्या करते हैं कि इसके द्वारा हम अर्थ से इसको हम टेक लगाते हैं, टेक के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर डेंजर प्लेट दिखाया गया है और बारबेड वायर ब्रेसिंग दिखाया गया है, सीमेंट कंक्रीट दिखाया गया, पत्थर दिखाया गया है। फिर सेकंड फिगर में जो है इस टाइप रेल पोल को दिखाया गया है जिसमें इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। रेल पोल जो होगा वो सिंगल होगा, एच टाइप होगा और जो भी इसकी वोल्टेज होगी ये 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर 33 किलो वोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका स्पैन कितना होगा, 150 मीटर। पोल की लेंथ 11 से 13 मीटर और ये 80 साल इसका जीवन काल होगा। 60 किलो वोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो 200 मीटर इसका स्पैन होगा और 12 से 15 मीटर क्या होगा, पोल की लंबाई होगी और 100 उसका क्या होगा, वर्ष जीवन काल होगा। इसके बाद आता है स्टील लैटिस पोल। इसका जो शेप होता है एंगल आयरन जोड़कर हम बनाते हैं। ये 66 किलो वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। 150 मीटर स्पैन होता है और 9 से 15 मीटर पोल की लेंथ होगी और जीवन काल 150 साल होगा। यहाँ पे 2 परिपथ हेतु इस्पात चालक पोल दिखाया गया है, जहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एंगल्स का हम यूज करके और टावर्स बनाते हैं। और 2 परिपथ में हम 2 सर्किट के लिए हम कंडक्टर लेके जाते हैं, जो भी सप्लाई है हम ले जाते हैं। जबकि एक सिंगल परिपथ हेतु इस्पात चालक पोल दिखाया गया है और इसमें केवल हम एक परिपथ ही हम लेके जाते हैं। एक ही परिपथ के लिए कंडक्टर हम ले जाते हैं, जैसा कि 3 फेज दिखाया गया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पोल है वो सीमेंट
कंक्रीट पोल यूज करते हैं। सीमेंट कंक्रीट पोल भी दो प्रकार का होता है, प्री कास्ट और प्रतिबलित सीमेंट कंक्रीट पोल। प्रतिबलित सीमेंट कंक्रीट की आयु जो होती है अधिक होती है, आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसका सुरक्षा गुणांक जो है 2.5 तथा आयु 100 वर्ष होती है। ऊपर का भाग 0.25 मीटर स्क्वायर होता है, नीचे का भाग 0.3 मीटर स्क्वायर चौड़ा होता है। इस प्रकार का जो पोल होता है, इसकी जो टेबल में दिखाया गया टाइप प्रीकास्ट कंक्रीट पोल की जो लंबाई होती है 8 से 11 मीटर होगी। 11 किलो वोल्ट तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्पैन 100 मीटर होगा और ये 100 साल जीवन काल होता है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, इसकी लंबाई 7 से 12 मीटर, 11 किलो वोल्ट तक के लिए यूज कर सकते हैं। 100 मीटर स्पैन और 100 वर्ष इसका जीवन काल होता है। इसके बाद हम क्लैंप देखेंगे। क्लैंप जो होगा वो कई तरह का होगा। यहाँ पे हम क्लैम्प्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है क्लैम्प। क्लैम्प का यूज जो है क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर, पोल पर इंसुलेटर, अर्थ वायर, स्टे वायर, डेंजर प्लेट आदि को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो भी एफ तथा ई क्लैंप होता है, इसका यूज पिन इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। डी और आई क्लैंप का यूज साइकिल इंसुलेटर के लिए करते हैं। अन्य क्लैंप के नाम के अनुसार यूज किया जाता है। नीचे कुछ और भी क्लैंप्स दिए गए हैं। आकार के अनुसार सामान्यतः माइल्ड स्टील, फ्लैट या चैनल की संरचना के होते हैं। चालकों के क्लैंप कास्ट आयरन की संरचना के होते हैं। यहाँ पे ई था एफ टाइप पिन इंसुलेटर क्लैंप दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी क्लैंप हैं एफ टाइप के और ई टाइप के हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्लैंप्स का यूज दिखाया गया है, जैसे कि अर्थ वायर क्लैंप, जो कि अर्थ वायर के लिए हम अर्थ वायर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम अर्थ वायर क्लैंप यूज करते हैं। जो डी टाइप साइकिल क्लैंप होता है, यहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे माइल्ड स्टील फ्लैट टाइप का जो कह सकते हैं कि आई टाइप साइकिल क्लैंप दिखाया गया है। यहाँ पे भी साइकिल इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्रॉस आर्म क्लैंप दिखाया गया है, जो कि माइल्ड स्टील फ्लैट टाइप का होता है, जिसका यूज जो है हम क्रॉस आर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डेंजर प्लेट क्लैंप भी दिखाया गया है, जिसका यूज जो है हम डेंजर प्लेट को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे टेक वायर क्लैंप को दिखाया गया है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी स्टे वायर होता है उसको हम कसते हैं, और ये जो होता है ये पोल के ऊपरी सिरे पर लगाते हैं और स्टे वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ से सपोर्ट के लिए।